एमए फोर्थ सेमेस्टर। आज हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बात करेंगे। रोगी केंद्रित या अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति। इसके बारे में उपचार पद्धति के बारे में बात करने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह उपचार पद्धति किसने दी है, किस सिद्धांत के आधार पर दी है और क्या क्या इसकी मान्यता है। कार्ल रॉजर्स 1902 से 1987 यानी इनका जन्म 1902 में और मृत्यु 1987 में हुई। कार्ल रॉजर्स ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने रोगी केंद्रित या अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति को दिया है। रोगी केंद्रित या अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति एक ऐसी उपचार पद्धति है जो रॉजर्स के कुछ व्यक्तित्व सिद्धांत पर आधारित है। रॉजर्स का जो सिद्धांत है उसे मानवतावादी आंदोलन कहा गया और इस आंदोलन के समर्थक मैस्लो भी रहे हैं। रॉजर्स का सिद्धांत जो है आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। रॉजर्स के सिद्धांत में ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ एसम्पशंस या परिकल्पनाएं की गई हैं। रॉजर्स ने व्यक्ति को स्वतंत्र, विवेकपूर्ण, पूर्णता पर बल देने वाला, परिवर्तनशील, आत्मनिष्ठ, अप्रत्यक्षता माने जो दिखता नहीं है उसके बारे में भी सोचने वाला और विषम स्थितियों में अपने को मजबूत कर उस पर चलने वाला माना है। और इन्होंने अन्य साइकोलॉजिस्ट की तरह फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया है। रॉजर्स ने कुछ स्थायी पहलुओं की भी बात की है जिसमें कि उन्होंने दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी हैं। उसमें एक चीज है प्राणी और दूसरा है आत्मा। अब हम थोड़ी सी बात रॉजर्स के अनुसार ऑर्गेनिज्म के बारे में करते हैं कि रॉजर्स ने ये कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, वह फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से कार्य करता है। इनके प्रासंगिक क्षेत्र तथा आत्म दोनों ही सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि जो प्राणी जो है जो कार्य करता है उसमें उसका जो प्रासंगिक क्षेत्र है और उसका आत्म दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रासंगिक क्षेत्र के बारे में स्वयं व्यक्ति ही अच्छी तरह से जानता है, अन्य कोई नहीं। और सेल्फ के बारे में रॉजर्स ने ये कहा है कि अनुभव के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्र का एक भाग जब अधिक विशिष्ट हो जाता है तो इसे आत्म कहा जाता है। रॉजर्स ने अभी हम देखिए उपचार पद्धति पर चलने से पहले जो कॉन्सेप्ट है रॉजर्स का उसे समझना बहुत आवश्यक है। बिना इसको समझे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को हम नहीं समझ सकते हैं। रॉजर्स के अनुसार आत्म का विकास शैशवावस्था में होता है, जब बालक मैं या मुझको से धीरे धीरे विशिष्ट होने लगता है, सुखद और दुखद अनुभूतियों की प्रभावशीलता की परख आरंभ कर देता है। रॉजर्स ने आत्म के दो उपतंत्र बताए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट में रॉजर्स ने माना है कि उन सभी पहलुओं एवं अनुभूतियों से संबंधित होता है जिसमें व्यक्ति अवगत होता है, यह जल्दी जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। इसमें व्यक्ति असंगत अनुभूतियों को स्वीकार नहीं करता है और यदि स्वीकार भी करता है तो विकृत रूप में। देखिए, यहीं से ध्यान दीजिएगा कि पर्सनालिटी में कैसे विकृति आती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट
किया जाता है, यह हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा रॉजर्स ने जो आदर्श आत्म की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में एक ऐसी छवि विकसित करता है जिसे वह आदर्श मानता है। इसी छवि को सुधार कर ही हम व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें। आदर्श आत्म और प्रत्यक्षित आत्म का अंतर असंगतता उत्पन्न करता है। यानी जब व्यक्ति जो अपना सेल्फ डेवलप किया है, अगर वह सेल्फ और वास्तविक जो चीज है, जो एक्चुअलिटी है, उसमें दोनों में डिफरेंस आता है, तो अनहेल्दी पर्सनालिटी का जन्म होता है। रॉजर्स ने यह भी बताया है कि वस्तुवादी प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण प्रेरक है, और रॉजर्स के जितना भी पॉइंट्स आउट रॉजर्स ने अपनी थ्योरी में किया है, उसमें एक ऐसा अकेला मोटिवेशनल कंस्ट्रक्शन है यह, जिसे वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा जाता है, और इसको इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्ट माना है। और यह तनाव कम करने में ही नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने में भी सहायक होता है। रॉजर्स ने बताया है कि यह जो प्रवृत्ति होती है, यह पशु और मनुष्य दोनों में होती है, और इस आधार पर व्यक्ति अपनी परख या अनुभूतियों का मूल्यांकन करता है, और जिससे उसे जिन अनुभूतियों से उसका आत्म प्रोत्साहित होता है वह स्वीकारात्मक मूल्य होता है, और जो आत्म के विपरीत होता है उसे वह निगेटिव वैल्यू देता है। रॉजर्स ने व्यक्तियों की प्राणी की कुछ आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया है। यह 2 प्रकार की आवश्यकताएं मेंटेनेंस नीड पहली है, और दूसरी है समृद्धि की आवश्यकता, इन्हेंसमेंट नीड। जो अनुरक्षण आवश्यकता है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को सही ढंग से मेंटेन करता है और अपनी आवश्यकता भोजन, हवा, पानी, सुरक्षा, इसकी आवश्यकता की पूर्ति की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वह उसके विचारों को सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे विचार जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के विपरीत होते हैं वह उनका विरोध करता है और अनुभूतियों को विकृत कर देता है, जिसके कारण उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इसका निदान और इसका उपचार आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह स्व को विकसित करना चाहता है, यही इन्हांसमेंट नीड है। और इसको रॉजर्स ने कई बताया है कि इसकी अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। रॉजर्स ने जो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है, वस्तुवादी प्रवृत्ति है, उससे व्यक्ति की 2 तरह की आवश्यकताओं की उत्पत्ति को माना है। यानी व्यक्ति का एक पॉजिटिव रिगार्ड, स्वीकारात्मक सम्मान। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है जो भी क्रियाएं करता है वह चाहता है कि दूसरे उसे पसंद करें, सम्मान दें। इससे उसमें जो है एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। और यह प्रवृत्ति जब बच्चों में शर्तहीन प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से अब नॉर्मेलिटी विकसित होती है। जब यह प्रवृत्ति बच्चों में शर्तपूर्ण होती है तो सफल व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है और उन्हें ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है कि इसको गाइडेंस की ज़रूरत उन्हें हो जाती है। और
कैसे इनमें एबनॉर्मेलिटी या असामान्य व्यवहार या विकृत व्यवहार उत्पन्न होते हैं, यही रॉजर्स की थ्योरी का मूल प्रत्यय। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि जब व्यक्ति सशर्त इस संतुष्टि को प्राप्त करता है, सशर्त शर्तहीन स्वीकारात्मक सम्मान रखता है, तब तो सफल व्यक्तित्व, और जब सशर्त रखता है यानी शर्त पूर्ण होता है, तब बच्चे का व्यक्तित्व सफल व्यक्तित्व नहीं विकसित होता है। साथ ही साथ आत्मसम्मान की भी बात की है, सेल्फ रिगार्ड की बात की है। यह एक अर्जित आवश्यकता है और व्यक्ति में संतोषजनक आत्म अनुभूति से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्मान मिलता है, तब उसमें धनात्मक सम्मान की आवश्यकता या प्रेरणा मजबूत हो जाती है और इसकी उत्पत्ति स्वीकारात्मक सम्मान की आवश्यकता से होती है। रॉजर्स ने यह भी बताया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास आत्म सेल्फ तथा अनुभूतियों से होता है, और जब आत्म और अनुभूतियों में अंतर होता है तो व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होती है। यानी रॉजर्स की थ्योरी को हमने अब तक जो बातें की कि कैसे चिंता उत्पन्न होती है, और इस चिंता को ही दूर करने के लिए रॉजर्स ने अपनी जो थेरेपी दी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रॉजर्स ने यह भी बताया है कि जब व्यक्ति में चिंता होती है तो उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ डिफेंसिवनेस, कुछ प्रतिरक्षात्मक उपाय करता है। यानी व्यक्ति जो है, जो चीज उसके आत्म के अनुकूल नहीं होती है, उसकी वह अनुपयुक्त व्याख्या करता है, उसे तोड़ मरोड़ देता है, गलत तरीके से समझता है, गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसे ही रॉजर्स ने विकृति कहा है। ध्यान दीजिएगा कि रॉजर्स ने विकृति माना किसे है, यानी ऐसी चीजें जो व्यक्ति के आत्म के विपरीत होती हैं उसे रॉजर्स ने विकृत माना है, और ऐसी चीजें जो उसके आत्म के विपरीत होती हैं उसको वह चेतना में लाने से ही इनकार कर देता है। इस तरह से व्यक्ति जो है अपनी चिंता को कम करने के लिए गलत तरीकों का भी कई बार उपयोग करता है, जिसके कारण उसके व्यवहार की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है और अनेक प्रकार के असामान्य व्यवहार का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा कि रक्षात्मक उपाय से यानी विकृति और खंडन के कारण उसमें असामान्य व्यवहार का जन्म होता है। लेकिन व्यक्ति के जब अनुभूतियों आत्म प्रत्यय में अंतर नहीं रह जाता है तब उसमें पूर्ण सफल व्यक्तित्व का विकास होता है और किसी प्रकार की विकृति नहीं उत्पन्न होती है। रॉजर्स के अब हम सिद्धांत की ओर चलते हैं, यानी रॉजर्स ने किस प्रकार से रोगी केंद्रित सिद्धांत या चिकित्सा पद्धति को बताया है। अब हम बात करते हैं रॉजर्स की उपचार पद्धति के जितने स्टेप्स हैं और किस प्रकार से रॉजर्स की उपचार पद्धति को उपयोग में लाया जाता है। हमने आपको बताया कि कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकृतियां आती हैं, किस प्रकार धीरे धीरे वह अपने में असामान्यताओं को विकसित करता जाता है। क्योंकि जब वह अपने आत्म के विपरीत अपने में कुछ शामिल नहीं करना चाहता है, आत्म और वास्तविकता में अंतर होता है, तब विकृति उत्पन्न होती है।
रॉजर्स का यह मानना है कि व्यक्ति जो है वह समर्थ होता है, आवश्यकता मात्र उसको दिशा निर्देश की होती है। रॉजर्स की उपचार पद्धति को रोगी केंद्रित या अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति कहा जाता है। रोगी केंद्रित उपचार पद्धति इसलिए कहा जाता है या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या नॉन डायरेक्टिव थेरेपी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि जो क्लाइंट है या रोगी है जो वह पूर्ण समर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ उसके आत्म प्रत्यय को सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि रॉजर्स का यह मानना है कि व्यक्ति जो आत्म प्रत्यय डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है और उसका जो आइडियल आत्म होता है, आइडियल सेल्फ होता है, वह उसी को मानकर चलता है। इसी कारण से एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होती है। तो रॉजर्स ने इस संबंध में जो थेरेपी दी है वह उस पे उन्होंने सबसे पहले इस थेरेपी को देने के बाद उन्होंने लगातार इसमें संशोधन किया और यह थेरेपी कई बार संशोधन के बाद इसकी जो प्रेजेंट टाइम में इसकी जो रूप है वह इस प्रकार से है। रोजन और ग्रेगरी ने कहा है कि रॉजर्स द्वारा दी गई उपचार पद्धति के द्वारा जितनी भी अन्य उपचार पद्धतियां हैं, जैसे उनसे कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाता है, वैसे रॉजर्स की थेरेपी के द्वारा भी कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है? तब जब कि आत्म और वास्तविकता में अंतर होता है और ऐसे में जो अंतर्द्वंद होता है वह व्यक्ति के समायोजन में परेशानी डालता है। तो रॉजर्स की थेरेपी के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाता है, साथ ही साथ परिपक्व और संगठित व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यानी ऐसे कॉन्सेप्ट को दिया जाता है जिससे कि वह एक सही या यथार्थ परसेप्शन कर सके और उसे अपने व्यक्तित्व में भी शामिल कर सके। इस उपचार पद्धति में जो रोगी होता है उसके लिए चिकित्सक जो है, मनोचिकित्सक जो है, ऐसा वातावरण उपस्थित करता है कि वह अपने अवरोधों को दूर कर सके और सामान्यता की ओर अग्रसर हो सके। और इसके लिए क्या जरूरी है कि ऐसा क्रिएटिव चेंज, ऐसा रचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया जाए कि जो क्लाइंट है वह यथार्थ को सही ढंग से समझ सके और मात्र समझ ही न सके, स्वयं में शामिल भी कर सके। रॉजर्स की चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो क्लाइंट होता है वह तर्कपूर्ण और अच्छा प्राणी होता है। यह मान्यता अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया है कि सबसे पहले थोड़ा सा हम रॉजर्स की थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि रॉजर्स का जो अप्रोच है वह ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। इस अप्रोच के चलते ही रॉजर्स जो हैं वह प्राणी को तर्कपूर्ण और अच्छा प्राणी मानते हैं, जिससे कि वह उसे जो भी गाइडेंस देंगे या दिया जाएगा वह उसको समझ सकता है। तो लेकिन अब आप फिर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि रोगी को एक अच्छा और तर्कपूर्ण प्राणी माना तो गया है, लेकिन वह ठीक होना चाहता है, नहीं होना चाहता है। इस ट्रीटमेंट गाइडेंस का पूरा रिस्पॉन्सिबल वह क्लाइंट स्वयं होता है। इसके अलावा
जो चिकित्सक है, थेरेपिस्ट है, वह क्लाइंट की भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिए उत्साहित करता है। आपको याद आ रहा होगा कि भावों की अभिव्यक्ति और किस सिद्धांत में बात कही गई है। नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर आपको बता दूं। फ्रायड ने भी अपनी थेरेपी में भावों की अभिव्यक्ति पर पूरा बल दिया था। जब तक क्लाइंट अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, हम उसमें विकृतियों की खोज नहीं कर पाएंगे। तो उसको भावों की अभिव्यक्ति के लिए उत्साहित किया जाता है, साथ ही साथ उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है और उससे और अधिक उसके भावों के बारे में स्पष्ट बातें की जाती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफरेंस के। जैसा कि हमने इसके पहले फ्रायड की थ्योरी में जाना था कि जब मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं तब उसमें स्थानांतरण की समस्या आती है, लेकिन रॉजर्स की थ्योरी में स्थानांतरण की समस्या नहीं आती है, कम से कम आती है। यह स्थानांतरण की समस्या हम आपको बहुत थोड़े से उसमें बता रहे हैं, यानी रोगी जो है चिकित्सक के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता है, निगेटिव एटीट्यूड रख सकता है। फ्रायड की थ्योरी में यह भी पाया गया कि कई बार चिकित्सक ही रोगी के प्रति अपने फीलिंग्स को ऐसे डेवलप कर देता है कि चिकित्सा समाप्त होने के बावजूद वह क्लाइंट को बुलाता रहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफरेंस के इसमें कम से कम अब उम्मीद होती है, यानी यह माइनस पॉइंट इस चिकित्सा पद्धति में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ यह भी क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वह कब तक कितनी सहायता चाहता है। जैसे जैसे क्लाइंट का ईगो स्ट्रेंथ डेवलप होता जाता है और उसके कॉन्फ्लिक्ट कम होते जाते हैं, वैसे वैसे क्लाइंट स्वयं ही आगे की लिए डिसीजन लेने लगता है या इसका निर्धारण करने लग जाता है। जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है उसका मुख्य लक्ष्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि क्लाइंट को उसकी क्षमताओं से अवगत कराना, वह स्वयं जान सके अपनी योग्यता, अपनी उपयुक्तता, अपनी योग्यता, और साथ ही साथ वह यह भी जान सके कि उसे अपनी क्षमता, योग्यता को किस प्रकार सही दिशा में निर्देशित करना है, निर्धारित करना है। जो थेरेपिस्ट है उसका मुख्य काम यही है कि उसे वह उसकी क्षमताओं से अवगत कराए, सही दिशा का ज्ञान कराए, जिससे कि वह अपनी योग्यताओं को, अपने व्यक्तित्व को सही दिशा में ढाल सके। इस उपचार पद्धति में जो चिकित्सक होता है वह बहुत ही अच्छे प्रकार का होना चाहिए। अच्छे प्रकार का मतलब चिकित्सक तो चिकित्सक होता है, वह अच्छे ही प्रकार का होता है, लेकिन चिकित्सक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपनी फीस के लिए या अपनी प्रोसेस को आगे बनाए रखने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करें। चिकित्सक को बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए, वह बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वह अपने क्लाइंट के सामने इस योग्यता से उसके कॉन्सेप्ट को रखे कि वह अपनी विकृतियों को पहचान सके और चिकित्सक को कभी भी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति
नहीं अपनानी चाहिए। सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि गलत को सही कहता जाए, उसको सपोर्ट गलत तरीके से करे ना। धीरे धीरे, एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे वह उसको उसकी विकृतियों या असामान्यताओं से अवगत कराए और सही ढंग या सही कॉन्सेप्ट को उसके सामने प्रस्तुत कर सके। चिकित्सक रोगी के व्यवहार को इस प्रकार स्वीकार करे कि उसमें किसी प्रकार का न तो शर्त हो और न मूल्यांकन हो। यानी कोई भी, जो ये रॉजर्स ने पहले ही कहा है कि जब शर्तहीन सम्मान होता है तभी सफल व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी रोगी की भावनाओं को शर्तहीन सम्मान दे। इस चिकित्सा पद्धति में रोगी के अनुभवों का क्षण प्रति क्षण ज्ञान करते रहना चाहिए और उसे रिफ्लेक्ट भी करते रहना चाहिए। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्लाइंट को भी एहसास कराते चलना चाहिए कि वह किस प्रकार की चीज़ों को प्रत्यक्षित किस प्रकार से कर रहा है। अब हम इस उपचार पद्धति के स्टेप्स पर आते हैं। इस उपचार पद्धति का पहली मान्यता यह है कि जब तक क्लाइंट स्वयं से अपनी विकृतियों को दूर नहीं करना चाहेगा तब तक उसकी विकृतियों को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका पहला स्टेप यह है कि द क्लाइंट कम्स फॉर हेल्थ। जो रोगी है वह अपने स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ और हेल्प, अपने स्वास्थ्य को लेकर या सहायता के लिए स्वयं ही चिकित्सक के पास आता है और यह स्पष्ट करता है कि उसको क्या समस्या है। ऐसे में चिकित्सक रोगी को उसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराता है और साथ ही साथ यह आश्वासन देता है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण दिया जाएगा कि आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। समस्याओं के समाधान में आप स्वयं समर्थ हैं। बस आपको एक ऐसा बैकग्राउंड वातावरण दिया जाएगा कि आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। रॉजर्स ने यह भी कहा है कि इस चिकित्सा पद्धति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रोगी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा रखता है। दूसरी चीज, चिकित्सक जो है, दूसरा स्टेप जो है, ऐसा वातावरण सहानुभूतिपूर्ण जिसमें कि पूरा सम्मान क्लाइंट को दिया जाता है, उसको इस तरह का सम्मान दिया जाता है कि वह अनोखा नहीं है, वह सामान्य है। जो कुछ भी हो रहा है वह किसी के साथ भी हो सकता है, बस इसको पहचानने की आवश्यकता है। वह उसको एक स्वीकारात्मक सम्मान, ऐसा वातावरण देता है जिसमें जो क्लाइंट है वह अपनी अवांछित इच्छाएं, भावनाएं, द्वंद्व, इन सब को प्रकट करते। क्योंकि जब तक क्लाइंट अपनी अभिव्यक्ति नहीं करेगा तब तक चिकित्सा पद्धति सफल नहीं होगी। और जब रोगी अपनी क्लाइंट जो है अपनी अवांछित भावनाओं को पहचानने भी लग जाता है और साथ ही साथ वह उसे स्वयं से छिपाना बंद कर देता है, स्वयं से छिपाना बंद कर देता है। यानी जो अभी हमने बात की थी
कि वह ऐसी चीज़ों को अपने आत्म में शामिल ही नहीं करना चाहता है, स्वीकारना ही नहीं चाहता है जो उसके विपरीत हो। यानी धीरे धीरे वह उनकी सही पहचान ही नहीं करता, बल्कि स्वयं में शामिल भी करने लग जाता है। जब जैसे जैसे क्लाइंट जो है वह भावों की अभिव्यक्ति करता है और साथ ही साथ उसे पहचानने भी लग जाता है, क्योंकि चिकित्सक का काम उसके भावों को रिफ्लेक्ट करना है, उसे एहसास कराना है, बताना है कि यह कैसा है और कैसा उचित होता। तो क्लाइंट में एक इंसाइट डेवलप होती है। यानी डायरेक्टली जो है वो थेरेपिस्ट उसको सीधा उंगली पकड़ के नहीं चलाता है, वह उसमें इंसाइट को डेवलप करता है और इस इंसाइट के डेवलप होने से वह ऐसी चीज़ों को अनुभव करना, समझना, स्वीकार कर देता है जिसे वह अतीत में दमन करता था। यानी दमन की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे वो खत्म होती जाती है और एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी हम बातें कर चुके हैं कि अंतर्दृष्टि जो है वह बहुत ही मायने रखती है और इस अंतर्दृष्टि का विकास बौद्धिक क्षमता जिनमें अधिक होती है उनमें भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एक चौथे चरण की। यानी इसमें जो है अंतर्दृष्टि का जब विकास होता है तो पॉजिटिव स्टेप वह समझने लग जाता है कि वह कहाँ गलत था, कहाँ सही था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में जो क्लाइंट है वह डिफिकल्टी का अनुभव करता है, क्योंकि स्वीकारने के बावजूद किसी चीज को व्यवहार में शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके कॉन्फ्लिक्ट कम होते जाते हैं। चिकित्सक उसे किसी भी प्रकार का कोई निर्देशन या सजेशन डायरेक्टली नहीं देता है। अब हम पांचवें स्टेप की बात करते हैं। पांचवा स्टेप यानी एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जान जाइए, आप लोग काफ़ी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में पढ़े हैं। चिकित्सक और क्लाइंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। तो जैसे जैसे जो समस्याओं का समाधान मिलता जाता है वैसे वैसे जब क्लाइंट यह अनुभव करने लगता है कि अब उसे थेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही चिकित्सक के पास आना कम करने लगता है और अपने आप को इस योग्य समझता है कि अब वह स्वयं से ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। अब वह उत्तरदायित्व को संभालने योग्य है। इस उपचार पद्धति के यह 5 स्टेप थे। अब हम थोड़ा सा इस उपचार पद्धति के बारे में यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि यह तो रॉजर्स की पद्धति थी, दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं। इस उपचार पद्धति की कुछ विशेषताएं भी हैं जिसको अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। इस संबंध में कुछ विचार हम जानते हैं कि कुसमायोजन की समस्या से ग्रस्त रोगी के उपचार के लिए
तो यह विधि मनोविश्लेषण विधि की अपेक्षा बहुत ही अच्छी विधि है। यह विधि काफ़ी इजी है, बहुत ही सरल है, इसलिए चिकित्सकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है। यह विधि किसी सिद्धांत पर डिपेंड नहीं करती है, किंतु बहुत से रोग ऐसे हैं, जैसे इस रोग की मान्यता तो इस विधि की मान्यता तो यह है कि जो क्लाइंट है वो समर्थ है, वह अपनी क्षमताओं को समझ सकता है, मतलब उसको समर्थ माना गया है। लेकिन जो गंभीर मानसिक रोगी हैं उनमें न सूझ डेवलप होती है, न ही वह अपना सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसे गंभीर रोगियों के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त नहीं होती है। इस विधि पर यह भी आक्षेप है कि इसके द्वारा केवल सतही उपचार होता है, और जिसमें सतही उपचार यानी ऊपर से केवल उपचार होता है, जिसके कारण लक्षण पुनः डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ इस विधि पर यह के बारे में यह भी तथ्य है कि इस उपचार पद्धति की जो मान्यता है, अनेक मनोवैज्ञानिक इसको सही नहीं मानते हैं। यह उपचार पद्धति उन रोगियों के लिए भी उपयुक्त नहीं है जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। अब इस संबंध में जरा सा हम कोलमैन के विचार को भी जान लें। कोलमैन 1972 का विचार है कि रॉजर्स की चिकित्सा पद्धति ने अनेक महत्वपूर्ण खोजों को प्रोत्साहित किया है, जिससे मनोचिकित्सा की प्रक्रियाओं और परिणामों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यानी इस दिशा में जो अनुसंधान हो रहे हैं, इससे जो इस समय के समकालीन जो विचारक हैं, सिद्धांत निर्माता हैं और मनोचिकित्सक हैं, उनके विचारों पर रॉजर्स की पद्धति ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हर जितनी भी हमने चिकित्सा पद्धतियां पढ़ी हैं या आगे पढ़ेंगे, हम ये देखते हैं कि सभी चिकित्सा पद्धतियों में ऐसा नहीं है कि कोई चिकित्सा पद्धति ऐसी हो जिसको कि बिना आलोचना के स्वीकार कर लिया जाए। यानी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ प्लस भी हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अधिकांश चिकित्सक चाहे काउंसलिंग का कार्य करते हों या थेरेपिस्ट के रूप में कार्य करते हों, उनकी यह मान्यता है कि ऐसी चिकित्सा पद्धति या ऐसे काउंसलिंग को लिया जाए, काउंसलिंग विधि को लिया जाए, जिसमें हम विधियों के लाभों को ग्रहण करें और समाहारक रूप में, यानी कई चिकित्सा पद्धतियों को जोड़कर भी अगर हम कोई अच्छा रूप दे सकते हैं तो हमारे जो कार्य है उसमें हमको सफलता मिलेगी। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आज रॉजर्स की चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की है। रॉजर्स की चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से इस भावना पर आधारित है कि व्यक्ति को मात्र और मात्र सही ज्ञान कराने की जरूरत है, क्षमताओं को पहचानवाने की जरूरत है। व्यक्ति इतना समर्थवान होता है कि वह स्वयं से ही अपनी क्षमताओं को इतना अच्छा उपयोग कर सकता है कि वह स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
थैंक यू।